तो आज प्लांट किंगडम और प्लांट टैक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, इन तीन का एनालिसिस कर लेते हैं। HTET PGT और HPSC PGT का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक, देख लेते हैं। प्लांट किंगडम की बात करूँ तो 2016 में HTET वाले एग्ज़ाम में जो PGT का होता 3 क्वेश्चन आए थे प्लांट किंगडम से। 2018 में 6 क्वेश्चन थे और 2019 में 10 MCQs थे। 2020 में 11 क्वेश्चंस थे, 21 में 2 क्वेश्चंस थे और HTET PGT में ही 2022 में 2 क्वेश्चंस थे। इससे थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगना चाहिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा लीनियर वे में नहीं हैं, एग्जैक्ट मैनर में है। मतलब एक बार 3, फिर 6, फिर 10, फिर उसके बाद डाउन ग्राफ ऐसे गया है, फिर 2, तो ऐसे जा सकता है नेक्स्ट टाइम। तो जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी आए हैं, 11 क्वेश्चंस भी आए हैं, रिसेंट में 2 क्वेश्चंस भी आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट किंगडम छोड़ के जाना है, लेकिन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट्सेट्रा थोड़ा सा पहले अगर पढ़ लें फिर इसको पढ़े तो बेटर है। ये HPSC PGT का एनालिसिस देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से 2 क्वेश्चंस थे, प्लांट किंगडम से 1 ही थे, टैक्सोनॉमी से 1 ही थे। 80 क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट किंगडम से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टॉपिक पे कितना इम्पोर्टेंस देना है। टैक्सोनॉमी देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन सब में 1 1 आया है। 11 में आया है, 16 में नहीं आया था, 18 में आया है, 19 में आया है, 21, 22 और 23। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे 2020 में 1 क्वेश्चन था, 21 में 1 ही था और HPSC में 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन, जिनमें से 2011, 16, 18, 19, 20 इन सब में एक भी क्वेश्चन ठीक से देखने नहीं मिला। सिलेबस देखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिलेबस देखते हैं तो पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो HTET PGT का सिलेबस है वहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मतलब NCERT के जो चैप्टर्स हैं उनको ही लिख दिया है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ NCERT से क्वेश्चंस बनाए गए थे। अभी जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन सिर्फ NCERT से नहीं आया है, उससे बाहर भी क्वेश्चंस आए हैं। इसके पॉइंटर्स देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं HPSC के। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड दिया है, टैक्सोनॉमिकल एड्स दिया है, कीज़ दिया है, स्पेसिमेन दिया है। की से क्वेश्चन HTET में आया हुआ था। मैनेजमेंट, सिस्टमिक बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम और उनके प्रिंसिपल्स। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब का जनरल डिस्क्रिप्शन बोला हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डीप में क्वेश्चंस बनाया नहीं है, बनाया है। बोटानिकल गार्डन, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम। तो ये मिल गया कि सिलेबस के पॉइंटर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखेंगे तो एक होता है सिलेबस प्लस PYQ। ये दोनों ध्यान से अगर देखिए उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी जाती है। ठीक, नहीं तो फिर समंदर है। एक एक टॉपिक पे, सिर्फ प्लांट किंगडम पे आप टोटल 10 बुक्स पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आने हैं 1, 2, मैक्सिमम 6 to 7 ऑन एन एवरेज। तो कोई इसका मतलब बनता नहीं है, इसीलिए सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। सॉल्व करेंगे। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो रॉय, लीनियस, जॉर्डन या फिर मेंडल। तो करेक्ट आंसर आएगा लीनियस। NCERT देखते हैं तो कुछ खास डेटा नहीं मिलता है, लीनियस लिखा हुआ है, लेकिन जो टर्म पूछा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक रेफरेंस बुक में मिला, लेकिन वहाँ भी तो किसी टैक्सोनॉमी की बुक देखनी पड़ेगी। तो जनरल बॉटनी की किताब थी, उसमें लिखा था कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, पर वहाँ भी टैक्सोनॉमी नहीं लिखा था लीनियस के बारे में। तो कोई भी टैक्सोनॉमी की किताब एक बार आप रीड कर सकते हो, पर सोच लेना अगर टाइम बहुत कम है और लगता है कि एक ही क्वेश्चन है, तो 400 पेज पढ़ा आपने, मान लीजिए 400 पेज पढ़ा, उसमें से आपको मिलने एक क्वेश्चन, तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन जैसे अब पूछ लिया कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं इकोलॉजी के बारे में, तो एटलीस्ट जो NCERT में दिया हुआ है उतना आप प्रिपेयर कर लो, और कोई भी बुक उठा के आप एक बार ऐसे देख सकते हो साइंटिस्ट का नाम, तो बेटर रहेगा। A4 शीट पे कॉप्रोफिलस मीन्स फंगी,
विच ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर, वुड, डंग या फिर दूसरे फंगीज। तो कॉपरो का मतलब ही होता है फीकल मैटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे रूट वर्ड था इंग्लिश का, कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी देखें अगर तो एस्कोमाइसिटीज जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सैक फंगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंगी। दी एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। फिर डिटेल जाए यहाँ से देखेंगे तो दे आर सैप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। और यहाँ से आएंगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि कॉप्रोफिलस मीन्स फंगी विच ग्रोज ऑन। तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन बनाया है, ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, ठीक। तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेरिया सोलानी, अस्ट्रेलागो न्यूडा, पक्सीनिया ग्रामिनिस या फिर ज़ैंथोमोनास ओरिजी। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एनसीईआरटी देखेंगे तो इनफ डेटा नहीं है। तो कोई भी बीएससी की बुक अच्छी है, अपने में सभी किताबें अच्छी हैं, तो एक बार आप रीड कर सकते हो, उससे क्या होगा एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये जो आपके सामने डेटा है, यहाँ से यूपी का जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी और पीजीटी का, ये सब के सब पीवाईक्यू हैं। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलानी, ये हमने अभी देखा कि एचटेट के ऑप्शंस में दिया हुआ था। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जीआईसी और उसका भी क्वेश्चन है गेस, यूपी पीजीटी का, टीजीटी का भी। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्ट्रेलागो अवेन्यू, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम, ब्लैक स्टेम या फिर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी या फिर लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्ट्रेलागो न्यूडा ट्रिटिकी, पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ व्हीट, एरिसिफी ग्रामिनिस, एरगॉट ऑफ बाजरा, क्लैविसेप्स माइक्रोसिफेला, लूज स्मट ऑफ बार्ली, अस्ट्रेलागो न्यूडा हॉर्डी, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये पीवाईक्यू है। ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, ये रीसेंट का कोई एग्जाम था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सर्कोस्पोरा, ये सब के सब पीवाईक्यू हैं। कोई भी एक भी टर्म फालतू नहीं है, ठीक। तो किसी किसी एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि 12 है तो यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करा दो, उससे क्या हुआ 4 को क्लब कर दो, 3 क्वेश्चंस ऐसे ही बन गए। या फिर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो भी 12 क्वेश्चंस एक जगह से एक ही चार्ट से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्टरनेरिया, पहला ऑप्शन देखते हैं सोलानी, ये रहा ऑल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता। फिर ये दिया हुआ है अस्ट्रेलागो न्यूडा, यहाँ पे आते हैं ये अस्ट्रेलागो न्यूडा ट्रिटिकी, ठीक। और यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये है 5वां, देखिए ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी, ये रहा क्वेश्चन, तीसरा वाला सोल्यूशन, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो इसको आप अगर जो एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम है वहाँ पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इकोलॉजी वाला पार्ट है क्लास 12 का, वहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो ये पूछा है एनसीईआरटी से, लेकिन इकोलॉजी का पार्ट है। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, हाइड्रिला नहीं, वेलिस्नेरिया नहीं, जोस्टर नहीं, आइकॉर्निया क्रासिप्स, इसको और क्या बोलते हैं, आपने ठीक से अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो अब रीड करते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि these plants which were introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in the waterways. So they grow very very fast, and these are the plants of water hyacinth. ब्रैकेट में लिखा है आइकॉर्निया क्रासिप्स। तो ब्रैकेट का क्वेश्चन ये भी है, और वो जो कॉप्रोफिलस था फंगी वाला वो भी ब्रैकेट का ही क्वेश्चन था। कहीं भी एनसीईआरटी में आपको बोल्ड में कुछ लिखा मिले, ब्रैकेट में कुछ लिखा मिले, तो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक। अब यहाँ पे ये लिखा है ना कि वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रासिप्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ये भी पूछ सकते हैं। यही अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो कॉल्ड, तो टेरर ऑफ बंगाल, ठीक। वही यहाँ पे पूछा है। तो सोर्स क्या था, एनसीईआरटी इसका सोर्स था। आगे देखेंगे, विच एल्गी हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्लोरेला, नॉस्टक, स्पायरोगारा या फिर क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एनसीईआरटी। तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ मिलेगा हमको, ये लाइन है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ये अपने आप में ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है, पूछते हैं, ठीक। एग्जाम्पल है नॉस्टक एंड अनाबेना। तो अनाबेना ढूंढेंगे और नॉस्टक, अनाबेना नहीं दिया है
लेकिन नॉस्टक मिल गया, ठीक, बाकी को एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था, लेकिन ये रेफरेंस मटेरियल है और भी नाम दिए हुए। जैसे हमने देखा कि जो हेट्रोस्पोरस था टेरिडोफाइट्स में, अभी आगे नहीं देखा तो देख लेंगे, एक हेट्रोस्पोरस का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं उठा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी आर, तो ऑसिलेटोरिया, अनावेना, स्पिरुलिना, नॉस्टक और सिलेंड्रोस्पर्मम। ये कुछ नाम है, इनको कैसे भी करके आप याद कर सकते हो। जैसे कोई भी ट्रिक बना लेना, नो ना, और SAC, नो सैक, कुछ भी करके याद कर लेना, पर निमोनिक्स बना के याद कर लेना, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है कि एल्गी एंड स्पेस ट्रैवल क्लोरेला, ठीक, तो जब भी प्लांट किंगडम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आगे देखेंगे, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन द प्लांट ग्रुप। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो या फिर जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडो में इंडिपेंडेंट होता है, ब्रायोफाइट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन देख लेते हैं सोर्स क्या है। ये है ब्रायोफाइट, एनसीईआरटी में जितना डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, नूरिशमेंट के लिए। अब यहाँ पे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स सही है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि स्पोरोफाइट जब प्लांट किंगडम आप पढ़ो तो जहाँ जहाँ स्पोरोफाइट मिले तो एक जगह आपको कंप्रेस करके इन्फॉर्मेशन को रख लेना है, ठीक। आगे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ फंगी विथ सेप्टेट माइसीलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर लैकिंग, मीन्स की एब्सेंट है, या फिर अननोन है। तो इसको डस्टबिन फंगी बोलते हैं या फिर इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ये है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो कॉमनली कॉल्ड एज imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. Asexual phases, ठीक। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है तो थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, जैसे ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटीज करेक्ट आंसर था, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन, तो यहाँ पे क्लास किसके बीच में है, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब हम चार्ट देखेंगे, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट के तरीके से है, एनसीईआरटी का डेटा है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने आता है, पहली चीज़। तो असेंडिंग में आएगा तो ऐसे जाएंगे, डिसेंडिंग में आएगा तो ऐसे आएंगे, पहली चीज़। अपने आप में दो क्वेश्चंस बन गए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि इसमें पूछा है, कैसे, क्लास किसके बीच में है, तो ऑर्डर और फाइलम के बीच में है या फिर डिवीजन के बीच में है। तो इसको याद करने के लिए जो ऑर्डर है, करेक्ट सीक्वेंस याद करने के लिए ये एक निमोनिक्स है, काफ़ी पॉपुलर है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। जैसे आप बना लो, इसके पहले मैंने कहा था कि पिकॉक, आपने नाम सुना होगा, तो के पिकॉफ GS ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो अगर ये भूल रहा हो तो ये ठीक है, ऊपर वाला, ठीक। तो यहाँ पे जो के है, के फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम और डिवीजन, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीशीज, ठीक। ये है पूरा, और ये निमोनिक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्लास किसके बीच में है, तो क्लास फाइलम डिवीजन ऑर्डर के बीच में है। तो फाइलम ऑर्डर या फिर डिवीजन ऑर्डर ऑप्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है कि फैमिली नहीं होगा, किंगडम नहीं होगा, फाइलम ऑर्डर
डिवीजन ऑर्डर, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट, ये फोर्थ वाला, चौथा सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और इनको मैच कराना है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ नाम दिया है और ये, तो जैसे ये होता है ना कि ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जब आप प्लांट किंगडम पढ़ो तो एल्गी से लेके लास्ट तक जब जाएंगे जिम्नोस्पर्म तक, जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले टर्म्स, उनके जो ऑल्सो कॉल्ड एज होता है उनका अलग से एक A4 शीट पे 40 के आसपास तैयार होंगे, उनको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद अगले वाले पेज पे आप चाहो तो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हो कि कॉलम 1 कॉलम 2, और इसी तरीके से अरेंज भी कर लेना, मान लो ऐसे ऐसे है ऐसे, ताकि चीज़ें याद रहें। ठीक, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रेनडियर मॉस है, तो पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लेडोनिया रेंजीफेरिना या फिर रेंजीफेरा, तो यहाँ पे थर्ड वन आएगा। तो 3 2 1 3, तो यहाँ पे 2 और 3 को एलिमिनेट कर सकते थे। क्लब मॉस लाइकोपोडियम के बारे में बोलते हैं, तो 1 एक ही जगह है, ये कहीं भी 1 नहीं है, तो हम इन सब को एलिमिनेट कर सकते थे। और पीट मॉस, बॉग मॉस, ये सब स्फैग्नम का नाम है। हॉर्स टेल इक्विसिटम, तो यहाँ पे और ऐसे भी आप एक ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, एक ही दो आता है, मान लीजिए रेनडियर मॉस आता था और हॉर्स टेल नहीं आता था, तो इक्वस आपने अगर इवोल्यूशन पढ़ा है तो वहाँ पे इक्वस का यूज़ किया जाता है टर्म का। ये देखिए लिखा है इक्विसिटम, तो ये रूट वर्ड है, तो हॉर्स टेल हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो भी सॉल्व हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे पहला वाला सही है। अब हम सोर्स देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर सब कुछ समुंदर है, कितना पढ़ें। जब हम सोर्स देखते हैं तो यहाँ पे ये है, ड्यूरिंग द फेमाइन पीरियड्स लाइकेन्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स डिफरेंट रीजन्स में। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि टुंड्रा रीजन में लाइकेन्स आर वैल्यूएबल सोर्स फॉर रेनडियर, इसीलिए रेनडियर मॉस क्लेडोनिया रेंजीफेरा इज़ वन ऑफ दी सच एग्जाम्पल। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जैसे लिक्कर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाई रामलीना क्लेडोनिया, ये कुछ लाइकेन्स हैं। तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फंगी में ही नहीं, लाइकेन्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये लाइकेन हो गया, तो हमें रेनडियर मॉस का सोर्स मिल गया, ये इसका क्लेडोनिया। ठीक, और जब आप BSc लेवल की कोई भी बॉटनी की बुक उठाते हो फर्स्ट ईयर वाली, तो वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल। एक और देख लेंगे, जैसे कि ये है इक्विसिटम के बारे में, ऐसे ही वहाँ पे सबका दिया है। ठीक, तो ये है इक्विसिटम के बारे में, तो लिखा है कि कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल्स। तो इसी तरीके से आपको एक नॉवल के तरीके से रीड करना है, और जहाँ जहाँ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज सब मिले एक जगह कलेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक, एक साइड ऑल्सो नोन एज, एक साइड ये नाम, तो 30-40 आ जाएंगे आपके पास, तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सोर्स भी देख लिया। ये आगे चलेंगे, NCERT में काफ़ी डेटा नहीं था, और NCERT में लिखा क्या है, NCERT में स्टेरिडोफाइट्स के नाम पे ये लिखा था 4 क्लासेस होते हैं, सिलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम। इक्विसिटम ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स टेल नहीं लिखा है। ठीक, लाइकोपोडियम ऑल्सो कॉल्ड एज कुछ भी नहीं लिखा है। तो इन सब का ऑल्सो कॉल्ड एज ये आपको अलग से कलेक्ट करना होगा, स्पेशली जो NCERT में मेंशन है उनका तो अलग से बनाना है ये, प्लस जो BSc लेवल है वहाँ से भी बनाना है। तो ये टेरोप्सिडा तो 4 क्लासेस दे के छोड़ दिया है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल फंगी, जहाँ कहीं ऑल वगैरह देखने मिले थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार रीड करना होता है। ऑल फंगी कैन बी टर्म्ड एज, तो यहाँ पे देखने में सब सही लग रहे हैं इसको छोड़ के, तो यहाँ पे कुछ पैरासिटिक होते हैं सम, कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं सम, लेकिन कुछ हेट्रो नहीं होते, ऑल हेट्रो होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, इनको एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है कि ऑल फंगी, इसीलिए फर्स्ट वन सही है। यहाँ पे NCERT में एक बहुत सुंदर सा टेबल दिया हुआ है और बहुत ही कंप्रेस करके इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम दिया है। जब हम फंगी देखते हैं तो यूकैरियोट्स है, और यहाँ पे इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है, उसमें प्रेजेंट होता है, और ये है मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, हेट्रोट्रॉफिक अच्छे से दिया है। लेकिन सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्लैश कर दिया है, इसका मतलब होता है कि हेट्रोट्रॉफिक डोमिनेंट है, मतलब ऑल है, इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स रीड करना। लेकिन जो सैप्रो है ये सम है, पैरासिटिक भी सम है। ठीक, तो यहाँ पे हम NCERT से सॉल्व कर सकते थे कि ऑल फंगी कैन बी टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। आगे चलेंगे,
अगर अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अक्सर वो जी करके दिया होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो आर्जिमॉन नहीं होगा, अगैरिकस स्पीशीज़ नहीं होगा, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी से रिलेटेड है, हाँ, फायो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम एनसीईआरटी का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, ये है, अगर ना रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली, अगर वन ऑफ सच कमर्शियली प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक, तो ये अपने आप में ही पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है, और ये उतने अच्छे से काफ़ी वेग तरीके से दिया है, और ये यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, रेड एल्गी लाइक जेलिडियम ग्रेसिलेरिया इज द सोर्स ऑफ अगर जेली यूज्ड इन कल्चरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि रोडोफाइसी के मेंबर्स रेड एल्गी की बात हो रही है, ठीक। इलेटर्स आर एब्सेंट इन, तो इलेटर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं इसमें और इसमें होते हैं, लेकिन रिक्सिया में जो है एब्सेंट होते हैं, फ्यूनेरिया में भी। तो ये वही है जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5 से 7 क्वेश्चन आप मान लेना कि इनमें से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हो सकता है स्टार स्टार लगा के आ जाए, क्योंकि हमने आंसर की देखा था कि वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ था। और ये जो होता है 3 से 4 क्वेश्चन आप मान लेना मिसलीनियस वाइज, मतलब हो सकता है कि किसी भी बुक से उठाए हों, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए 59 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये टारगेट लेके नहीं चल सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो 50 का आप टारगेट रखो, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, 1-2 को छोड़ के, लेकिन टारगेट 50 होना चाहिए, इसमें कुछ गलत ना हो पाए, ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों में ही एब्सेंट होता है, ज़्यादातर एब्सेंट रिक्सिया में होता है, पर फ्यूनेरिया में भी होता है। जैसे यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो इलेटर्स आर नॉट फाउंड इन द ग्रुप, तो जो ब्रायोप्सिडा का ग्रुप होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। सूडो इलेटर्स पाए जाते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा में, और इलेटर्स जो है वो पाए जाते हैं इसमें मार्केंशिया में। अब यहाँ पे रिक्सिया गलत होगा क्योंकि ये इलेटर्स की बात कर रहे हैं, और ये इस क्लास की बात करो तो हेपाटिक ऑप्सिडा, तो स्टार टाइप का क्वेश्चन था, दोनों में ही एब्सेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे 2019 का क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड एन अटैच्ड डिपेंडेंट डैश। तो क्या हो सकता है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा या नहीं। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट बोला है ना, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। स्पोरोफाइट ये है एनसीईआरटी का डेटा। तो जब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी हमने सॉल्व किया था कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। तो स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या है, स्पोरोफाइट ये अटैच्ड डिपेंडेंट, तो बी का स्पोरो होना चाहिए। तो सबको एलिमिनेट करेंगे तो थर्ड वाला आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इंगलर, प्रेंटल, हचिंसन, रेंडल या फिर बेंथम हुकर। बेंथम हुकर करेक्ट आंसर है, बेंथम हुकर। अभी हम सोर्स देख लेंगे, और ये है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में है, और वाटर इसेंशियल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, आचिगोनिया प्रेजेंट होता है, मोटाइल स्पर्म भी होते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अभी ये ऊपर का ही क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट डैश ना, तो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑब्वियसली यही रॉन्ग होगा ना, क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं। ये एक रेफरेंस मटेरियल था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, ठीक। और ये जो है एक जगह और इन्फॉर्मेशन था कि ये मॉर्फोलॉजी कहाँ गया, गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज गैमीटोफाइट, इट इज़ हैप्लॉइड, मोर कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर, इंडिपेंडेंट। तो गैमीटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक। स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक। तो और ये जो था ये कहाँ गया,
ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कहा गया नेचुरल क्लासिफिकेशन इज, तो यहाँ पे बेंथम और होकर, ये देखिए ये है बेंथम, ये है होकर। ठीक, तो ऊपर के सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट सोर्स हमने देख लिए, ये और ये और ये तीनों क्वेश्चंस के। ठीक, उसके बाद आगे हम देखेंगे पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या है? स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब एलिमिनेट भी कर सकते थे। एनसीईआरटी में दिया है पर थोड़ा सा वेग तरीके से दिया है, तो पायरेनॉइड को थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के कुछ शेप्स वगैरह दिए हैं। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, बस इतने ही लाइन में लिखा था। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन था हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी इज सीन इन लाइकोपोडियम, आइसोइड्स, इक्विसेटम या फिर टेरिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जब हम एनसीईआरटी देखते हैं ना, तो ये है एनसीईआरटी का डेटा। यहाँ पर क्या है, ये है। अब हम हेट्रोस्पोरी की बात चल रही थी। पहली बात तो इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। तो यहाँ पे होमोस्पोर्स, तो एक यहाँ पे वेग तरीके से ये लिख दिया है कि कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है ना, कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है होमोस्पोर्स का। हेड्रो का दिया है क्या? सेलाजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स आर कॉल्ड एज हेड्रोस्पोर्स। दो एग्जाम्पल दिए हैं, सेलाजिनेला और साल्विनिया। इन दो के साथ क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे। सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला साल्विनिया, चारों में वो दोनों ऑप्शंस नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का नहीं है। तो देखते हैं, ये है रेफरेंस मटेरियल। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एक आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट का टॉपिक। हेट्रोस्पोरी द फिनोमेना वेयर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। फिर ये 9 जेनेरा में देखने मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो सेलाजिनेला, आइसोइड्स, स्टाइलाइट्स, मार्सिलिया, पाइल्यूलेरिया, रिग्नेलिडियम, साल्विनिया, अजोला और प्लेटीजोमा। ये कुछ 9 अलग अलग जेनरा थे। अब यहाँ पे इनको हम याद करने के लिए एक निमोनिक्स भी बना सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप कॉपी में? वैसे तो आज इस साल सीला, निया, 2 लड़कियां हैं, 2 नाम है अलग अलग, मार्स पर हैं, मार्स पर हैं। मैं रिपीट कर दूं, आज इस साल सीला, निया मार्स पर हैं। ठीक, प्रोनाउंसिएशन जानबूझ कैसे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं, आज मतलब एजोला, इस मतलब आइसोइड्स और स्टाइलाइट्स। तो ये हो गया आज इस, और साल मतलब ये है, कहाँ गया ये, साल्विनिया, ये हो गया। ठीक, और ये नाम है SELA सीला, और NIA 2 नाम है लड़कियों का। तो साल से ही इसको भी रख लिया, इसको भी रख लिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। मार्स पर, मार्स मतलब मार्सिलिया, पर मतलब PPR, इन तीनों को क्लब कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है लिख के काट देना, हमें याद करने से मतलब था, क्योंकि निमोनिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसी को काटना है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें सेफ रहेंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। आइसोइड्स, मार्सिलिया और एक सेकेंड, ये है, देखिए क्या लिखा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही लाइकोपोडियम नहीं, इक्विसेटम नहीं, टेरिस नहीं, आइसोइड्स। क्यों? क्योंकि आज इस साल, तो आई का मतलब ही आइसोइड्स। सॉल्व हो गया ना, तो बस ऐसे ही। अब अगर एक चीज़ आप कर सकते हो, क्या? एक आपने पढ़ा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि दोनों मिक्स हो जाता है। उसी तरीके से होमोस्पोरी, हेड्रोस्पोरी के जो एग्जांपल्स है वो काफ़ी बार मिक्स हो जाते हैं। अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वो ये कि हेट्रो ज़्यादा है, हेट्रो याद कर लग सकते हैं। जब हेट्रो याद हो गया तो फिर हेट्रो का ही डेटा लेके आएंगे। जब होमो मिलेगा, होमो के क्वेश्चन, होमोस्पोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो एलिमिनेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम ऐसे भी करके देखेंगे। पहली बात,
अगला क्वेश्चन, ये हेटेरोस्पोरस वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये 2019 का क्वेश्चन है। अभी हम आगे देखेंगे 2020 आई गेस 2021 में क्वेश्चन आया था होमोस्पोरी के बारे में। तो अभी हेटेरोस्पोरी है तो होमोस्पोरी है। और दूसरी चीज़ ये कि टेरिडोफाइट में अभी तक स्टील पे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जब भी टेरिडोफाइट्स की बात आती है बिना स्टील के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। रेड रस्ट ऑफ द टी इज कॉस्ड बाय, तो यहाँ पे डिजीज़ के बारे में फिर से क्वेश्चन बना है, अस्टिलागो, पक्सीनिया, सिस्टोकार्पस या फिर सिफेलुरोस। तो यहाँ पे इनफ डेटा एनसीईआरटी में नहीं था। ये एक सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप रीड कर लेना। जो अपने काम का है वो ये है, ये रेड रस्ट, सिफेलुरोस, माइकॉइड्स। तो यहाँ पे ये हो गया करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल वॉल, जब भी आप पढ़ो फंगी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर कहीं सेल वॉल मिले तो सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है उससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। तो फंगी का आया हुआ था, अब यहाँ सेल वॉल कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास साइनोफाइसी हैज़ बीन रीनेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो कंपोनेंट क्या है, तो जिलेटिन है, पेक्टिन है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर म्यूरिन है। तो करेक्ट आंसर स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है। सोर्स देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो हमने देखा ये रेड रस्ट ऑफ टी, उसी तरीके से कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे हमने ये पहले ही कर लिया था इतना, एक और है ये डिजीज़ में ही रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये सब यूपी का जो पीजीटी टीजीटी हुआ था, और भी मल्टीपल एग्जाम्स जो थे अलग अलग स्टेट्स के, वहाँ पे सबके सब PYQ हैं, कुछ भी फालतू डेटा नहीं है। विल्ट ऑफ अरहर, फ्यूसारियम, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलानी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम, क्लब रूट या फिर फिंगर एंड टो डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकेस, और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूको कैंडिडा, डाउनी माइल्डी ऑफ क्यूकरबिट्स, स्यूडो पेरेनोस्पोरा, पाउडरी माइल्डी ऑफ क्यूकरबिट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी, टी का पूछा है, कॉफ़ी का भी पूछ सकते हैं, हिमेलिया वेस्टेट्रिक्स, और कॉटन का है फ्यूसारियम वेसिनफेक्टम, और ये स्टेम रॉट ऑफ जूट मैक्रोफोमा। ये कुछ डिजीज़ थे फंगी के। ये हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो वहाँ पे सेल वॉल पूछा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो फीचर्स में जो हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सेल वॉल पोजेस एन आउटर शीथ आउटसाइड। ये सेल वॉल इज टू लेयर्ड, inner wall is made up of peptidoglycan or mucopeptide built up from amino sugars, glucosamine and amino acids. ये म्यूरामिक और डायमिनो पाइमेलिक, म्यूरामिक पूछा हुआ था, और ये है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक, एग्जाम्पल है आर्कीबैक्टीरिया का। क्या एग्जाम्पल होगा, जब हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जाएंगे या आई गेस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया का एक टॉपिक है। उस आर्कीबैक्टीरिया टॉपिक में चीज़ें बहुत वेग, जनरलाइज्ड, और उसमें से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। थॉमस एक्वाटिकस, ये बीटी का है, ये सब नहीं होगा आर्कीबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये जब एनसीईआरटी का है, ये आप डेटा जब देखते हो तो इनफ डेटा नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आर्कीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ लिखा होना चाहिए था, नहीं दिया है। पूरा आप जब पढ़ते हो तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये है थर्मो एसिडोफाइल, लिव इन हॉट एसिडिक वाटर सच एज सल्फर स्प्रिंग, डीप सी थर्मल वेंट। ये आपने बायोटिक में पढ़ा होगा। एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स या फिर हीट लविंग इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। तो जब भी आप कुछ पढ़ो, अगर उसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा ढूंढ लेना है। ये बायोटेक में जितना डेटा दिया था उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको देखें, तो उसमें हमें ये मिलता है कि सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बस ये लिखा थर्मोस्टेबल, ये फ्रॉम अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या है, थॉमस एक्वाटिकस, थॉमस एक्वाटिकस मेंशन्ड है। पर जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है कि एग्जाम्पल बता दो आर्कीबैक्टीरिया का, उस तरीके से एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो एग्जाम का लैंग्वेज, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, कहीं कहीं सेम भी है। आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है, इस पर मैंने आई गेस आज ही वो 3 से 4 अलग अलग एनोलॉजीज वहाँ पे लिखा था कि आपको समझ आए कि 30 क्यों नहीं होगा, क्यों 59 होगा। तो उसको आप रीड कर लेना एक बार टेलीग्राम पे पोस्ट के तरीके से,
लिखा था मैंने, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, मतलब डबल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। इट टेक्स 1 आवर टू फिल द कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप। तो अगर हम बेसिक मैथ्स वाइज चलेंगे तो तुरंत 30 लगा देंगे, पर ऐसा होगा नहीं, 59 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है जो डिवाइड कर रहा है वंस एवरी मिनट, मतलब डबलिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही है, डबलिंग इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो 59 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ये 59 मिनट करेक्ट आंसर आएगा। द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म इज साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, नीटेल्स, टैक्सेल्स। तो यहाँ पे नीटेल्स जो होता है ना, उसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो है एंजियोस्पर्म के देखने मिलते हैं, और इसीलिए नीटेल्स ऑर्डर करेक्ट आंसर होगा। ये है द ऑर्डर नीटेल्स इंक्लूड्स 3 जेनरा, एफिड्रा, वेल्वेशिया और नीटम। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि ऑर्डर नीटेल्स में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दी ऑर्डर नीटेल्स। तो उनमें 4 नाम होंगे, 4 में से ये 3 लिखा होगा और चौथा कुछ अलग होगा। तो एक जीव कम्युनिटी है जो साइंस टेक इन सब में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत डोमिनेटिंग है टेक और साइंस में। आप देखोगे ना नोबेल प्राइज़ में, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो हम जेड को हटा के जी कर सकते हैं, GEW ये है। तो यहाँ पे G फॉर नीटम, E फॉर एफिड्रा, W फॉर वेल्वेशिया। तो ऑर्डर नीटेल्स एडवांस्ड है, पहली चीज़ एडवांस्ड है, तो ज्यूस कम्युनिटी भी एडवांस्ड है, तो वहाँ पे वो साइंस टेक में थे, और यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म की क्वालिटीज़ इनके पास होती है, इसीलिए ये एडवांस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जीव करके याद कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे ये सॉल्व हो गया। द स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द वैस्कुलर प्लांट्स इज ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द वैस्कुलर प्लांट ये दिया है, टेरिडोफाइट्स बियर एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ये इस तरीके के जो डेटा आपको मिले, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका अलग से आप A4 शीट पे लिख लेना एक टेबल के तरीके से, जैसे NCERT में आपने देखा ऊपर बहुत सुंदर तरीके से एक वो बनाया था कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन, एक कॉलम बना के, एक टेबल बना के, ऐसे भी करके आप रख सकते हो एक जगह पे, कि इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह रहता है तो चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट लिखा है, तो डिप्लॉयड करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड प्रिपरेशन से क्वेश्चन है, तो फंगी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वहाँ से क्वेश्चंस बनाया गया है। तो सैक्रोमाइसिस लुडविगी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, राइजोपस स्टोलोनी फर और राइजोपस फर्मेंटिस। तो कुछ जो ये तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होगा, क्यों होगा, ये जब हम फंगी पढ़ते हैं तो NCERT में एनफ डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई और किताब उठाएंगे, तो उसमें देखेंगे तो वहाँ मिलेगा कि रोल ऑफ फंगी इन इंडस्ट्री। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट है, पॉपुलरली नोन एज बेकर्स ईस्ट, इज़ वाइडली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, और ये सारी चीज़ें हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ये आप देखो, मैच कराने को फंगी से आ सकता है कैसे, कुछ फंगी होते हैं जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एसिड्स में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम ग्लॉकम गैलिक एसिड में, म्यूकर सिट्रिक एसिड में, एस्परजिलस नाइगर ग्लूकोनिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में, और राइजोपस ओरिजी लैक्टिक एसिड में। तो इसका कॉलम 1 कॉलम 2 एसिड 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 एक साइड और एक साइड, सब नाम मैच कराने आ सकता है। ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं, और जैसे कि अमाइलेज फ्रॉम एस्परजिलस, इन्वर्टेज फ्रॉम सैक्रोमाइसिस, है ना। और चीज़ मेकिंग में ये दोनों एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम चीज़ है यहाँ पे, आप देखो वाइटमिन्स तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईस्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन B12 एक्सट्रैक्ट होता है, किससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो एरिमोथीसियम, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। ए के बारे में बात करूँ तो ये रोडो टोरोला, ठीक। तो बस एक बार ऐसे रीड करते रहे तो क्या रहता है कि चीज़ें आसान लगती हैं। अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं हमने देख लिया कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्यों सही होगा, ब्रेड की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे
जो बाकी के ऑप्शंस थे जैसे सैक्रोमाइसिस लोडेविगी, तो ईस्ट स्पीशीज दैट एग्जिबिट ये फर्मेंटेटिव प्रॉपर्टीज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, तो इसका ये काम हो गया। और ये जो है फूड को स्पॉइल करने में काम आता है, इसका कोई ख़ास काम नहीं है फर्मेंटेशन वगैरह में। तो जो डिमांड है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग वही होगा। अब हम देखते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो सर्कोस्पोरा, फाइटोप्थेरा हमने देखा था, ऑल्टरनेरिया सोलानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और कॉलेटोट्रिकम देख लेते हैं। ये देखिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कॉलेटोट्रिकम फल्कैटम, है ना। तो ये PYQ है, अभी तक अलग अलग स्टेट्स का था, अब एच स्टेट BGT का भी PYQ है। ऑल्टरनेरिया सोलानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक, तो यहाँ पे जब हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे जो NCERT का डेटा है वो इनफ नहीं है, क्योंकि कॉलेटोट्राइकम तो लिखा है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉस्ट बाय, तो वो तो नहीं दिया है, तो उसके लिए ये ठीक रहेगा। ये पूरा डेटा इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था 2019 का क्वेश्चन था, ये देखिए 2019 है, पूछा था क्वेश्चन हेट्रोस्पोरी, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हेट्रोस्पोरी ये सी नहीं, 2019 है। अभी हम जब 2020 में देखेंगे ये होमोस्पोरस पूछ लिया, होमोस्पोरस, इसीलिए जब स्पोर से हटेंगे तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से हटेंगे तो स्टील पे जाएंगे। तो टेरिडोफाइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे पूछा है कि होमोस्पोरस का एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था कि NCERT के डेटा में डेफिनेशन देके छोड़ दिया था, एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं दिया था। हेड्रोस्पोरस में 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कि एग्जामिनर ने उन दोनों से ही क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, जो कि BSc लेवल के क्वेश्चंस थे हेड्रोस्पोरी में। अब यहाँ पे लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, मार्सिलिया और साल्विनिया ये है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने निमोनिक्स बनाया था उस निमोनिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये है निमोनिक्स क्या था, आज इस साल सीला निया मार्स पर है। इसको माइंड में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये SELA हेड्रो की बात हो रही है, हमने हेड्रो याद किया था। ठीक, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ये होमो नहीं हो सकता। मार्स पर है, मार्स ये भी नहीं हो सकता। आज इस साल SAL था, ये है, ये भी नहीं होगा। और अगर साल याद ना भी आए तो हमने 2 गर्ल्स का नाम लिया था, एक ये नाम था, एक ये नाम था, NIA। तो ये NIA याद कर लो या SAL, दोनों से ही ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एलिमिनेशन के थ्रू, पर ये तो कहीं नहीं था, तो ये सही है। तो जैसे माइक्रो और मैक्रो में मैंने आपको बताया था कि अगर माइक्रो आपने याद कर लिया तो मैक्रो से काम चल जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हेड्रो और होमो में, अगर हेड्रो आपको याद है तो आप होमो में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे हेड्रोस्पोरी, होमो भी अभी हम देखेंगे। ये कुछ 9 जेनरा हैं टेरिडोफाइट्स के, हेड्रोस्पोरी के नाम है, और निमोनिक्स आप कॉपी में नोट करें ना, बाकी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PDF आपको मिल जाएगा। ये है लाइकोपोडियम, ये लिखा है कि स्पोरेंजिया होमोस्पोरस होता है। अब ये दूसरे, ये एक बुक का डेटा था, ये दूसरे बुक का डेटा है, क्योंकि होमोस्पोरस को अलग से कहीं भी ठीक तरीके से डेटा नहीं मिलेगा आपको। जो हेड्रो है उसको BSc लेवल पे इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं सब्जेक्टिव वाले कि सीड का एवोल्यूशन बता दो, होमोस्पोरी हेट्रोस्पोरी में डिफरेंस बता दो। लेकिन जो एग्जाम्पल ओरिएंटेड होता है, जैसे यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, क्या है होमोस्पोरस के बारे में, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, 3 एग्जाम्पल्स मिले, लेकिन इन तीनों के साथ अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये जो बुक है, ये वाली नीली वाली, ये बुक ही अपने आप में
काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी 900 पेज के आसपास की किताब होगी, तो कितना आप पढ़ोगे, है ना। इसीलिए अगर हेड्रो याद है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। और ये बुक इतना नहीं है, ये 450 के आसपास पेजेस का होगा, ये 450 वो 900, तो इंसान ही है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना थोड़ी ना